बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। गुज़िश्ता 24 घंटों में अमेरिका में पाकिस्तान की हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट बहुत मुतहर्रिक हुई है। इसके साथ जुड़ी हुई कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूँ। मोहसिन नकवी साहब जब गए थे अमेरिका में, तब पाकिस्तान ने अमेरिका के सामने ये मौक़िफ़ रखा था कि इमरान खान साहब को फौरी तौर पर नहीं छोड़ा जा सकता। हाँ, लेकिन उन्हें छोड़ा जा सकता है, उसके लिए कोई टाइम चाहिए होगा। क्योंकि अगर फौरी तौर पर इस तरह इमरान खान साहब बाहर आ जाते हैं तो उनके पास इतनी बड़ी सियासी कुव्वत होगी और वो इतने बड़े लीडर बन जाएंगे, फिर वो किसी से कंट्रोल नहीं हो पाएंगे, वो एक डिक्टेटर में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये इनका मौक़िफ़ था, इन्होंने जाके वहां पे दिया। हालांकि इमरान खान एक जमहूरी आदमी है, वो ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं और उनके दौरे हुकूमत में कहीं पे जुल्म और ज्यादती हुई तो वो इस बड़े पैमाने पे कभी भी नहीं हुई जिस बड़े पैमाने पे पीडीएम की रवायती सियासी जमातों ने जुल्म और ज्यादती को सपोर्ट किया, जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान के अवाम के ऊपर और मुख्तलिफ तबकात के ऊपर करवाए हैं। अच्छा, जो मोहसिन नकवी साहब ने टाइम फ्रेम दिया हुआ था वो भी तकरीबन गुजर गया है, और जो विल्सन की डेडलाइन थी वो उस डेडलाइन के साथ मैच करती थी। देखिए, आपको याद होगा जो विल्सन ने जब अपना बिल तैयार किया था तो जो विल्सन ने एक डेडलाइन दी थी। उन्होंने कहा था जी मैं टाइम दे रहा हूं, इतने अरसे में पाकिस्तान की हुकूमत रिहा कर दे इमरान खान साहब को। और ये ऐसा नहीं है कि जो विल्सन ने खुद ही उठ के टाइम दे दिया था, ये पाकिस्तान के जो लोग वहां पे गए थे उन्होंने वहां यकीन दहानियां करवाई थी कि जनाब हमें इतना टाइम आप दे दें, हम इस मामले को रिजॉल्व कर लेंगे। इन्हें लगा कि इस बीच में कुछ बीच में बंदे डाल के कुछ ना कुछ करके कुछ जोर लगा के इमरान खान साहब को मना लिया जाएगा और कोई डील एक तैयार कर दी जाएगी। इमरान खान साहब ने डील की नहीं, इमरान खान साहब बाहर आ नहीं सके और अब मामला वहीं पे आके वापस खड़ा हो गया। अब 24 घंटे में ये बहुत मुतहर्रिक हो रहे हैं क्योंकि इन्हें फिक्र पड़ गई है कि जो विल्सन वाला बिल अगर किसी बड़े बिल का हिस्सा बन जाता है तो ये इनके लिए रोकना ऐसे ही नामुमकिन हो जाएगा जैसे आप ट्रेन के सामने एक आदमी खड़ा होके वो उसको रोकने की कोशिश करे तो ट्रेन तो उसको कुचल के चली जाएगी। तो अब बचने का जो तरीका है वो वाहिद ये है कि कुछ ना कुछ करके इमरान खान साहब को जो है वो छोड़ दिया जाए और पाकिस्तान में इलेक्शन की कोई डेट दे दी जाए कि जनाब जो गलतियां या कोताहियां या जो चीजें भी हुई इन सारी चीजों से निकलने के लिए हम एक डेडलाइन दे रहे हैं, एक टाइम फ्रेम दे रहे हैं कि इस बीच में जो है वो इलेक्शन हो जाएगा और फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाएगा और इमरान खान साहब जो हैं उनको रिहा कर दिया जाए। ये वो चीजें हैं जो इनको बचा सकती हैं, अदरवाइज बच नहीं सकते। हाँ, लेकिन कुछ कोशिशें ये कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे अगर इमरान खान को छोड़ना चाहें तो ये कमजोर करके छोड़ना चाहेंगे। उसके लिए जो एक्टिविटीज हो रही है मैंने पिछले वीलॉग में आपको बताई थी। लेकिन मामला यह है कि इमरान खान को अगर ये कमजोर करके भी छोड़ेंगे तो वो तो 2 से 3 दिन में ऐसा बयानिया खड़ा कर देगा कि ये सारे मिलकर उसका तोड़ नहीं कर सकेंगे। वो आदमी जेल के अंदर से अपना बयानिया बनाता है और उसका बयानिया पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया के अंदर चलता है, उसका सिक्का चलता है। और ये लोग बाहर आजाद रह के पूरे वसाइल के साथ भी इमरान खान के खिलाफ बयानिया नहीं बना सकते। यहां तक आप अंदाजा कीजिए कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों के अंदर बैठे हुए बंदों को अपने डिजिटल न्यूज चैनल्स लॉन्च करना पड़ गए, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स लॉन्च करना पड़ गए कि किसी तरह बयानिया का तोड़ किया जाए। करोड़ों अरबों रुपया खर्च किया जा रहा है लेकिन इमरान खान साहब के बयानिया का तोड़ हो नहीं पा रहा। अभी जो लेटेस्ट इतला है उसमें यह है कि एक पश्तो के अंदर भी फाइनली एक चैनल लॉन्च किया गया है। हालांकि उर्दू वाले चैनलों का फायदा तो कोई नहीं हुआ। अभी ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर लड़ाई हो रही है इसको कुछ एस्टेब्लिशमेंट के अंदर बैठे हुए लोग अपनी कामयाबी करार दे रहे हैं और वो ये दावे कर रहे हैं कि जनाब देखें हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर फूट डाल दी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर फूट एस्टेब्लिशमेंट ने क्या डालनी थी? आप गौर कीजिए, सिर्फ इतना गौर कीजिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया का दुश्मन कौन है और तहरीक इंसाफ के अंदर लड़ाई कौन करवाता है। हर वो आदमी जो इक्तदार का हिस्सा है या सिस्टम का किसी ना किसी तरह बेनिफिशियरी है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी है तो वो कोई ना कोई गेम कर रहा है। यही सारे लोग जब इनके पास इक्तदार नहीं था तो ये इनकलाबी थे, ये बड़े मजबूत थे, ये डटकर खड़े हुए थे, लेकिन इक्तदार ने इन्हें कमजोर कर दिया है। इक्तदार ने इनसे इनका नजरिया और इनकी ताकत ऐसा लगता है छीन ली है और अब ये कमजोर बन के सोचते हैं या ये कंप्रोमाइज हो गए हैं कुछ हद तक। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो अभी तक भी डटे हुए हैं और वो अपने लीडर के साथ और उसके मौक़िफ़ के साथ खड़े हैं। अब मसला एक और भी है ना कि इमरान खान साहब बाहर आते हैं तो मुखालिफिन भी तो कोई तगड़े हों। मुखालिफिन इतने नालायक हैं, आप एस्टेब्लिशमेंट को ले लें, उनकी नालायकी की इंतहा कोई नहीं है, उनसे अपना काम नहीं हो रहा, वो सियासत के अंदर घुसे हुए हैं, तो यहां क्या करेंगे? कुछ भी नहीं कर सकते। जो 3 साल में उन्होंने कर लिया वो आगे भी करके देख लें, टके का काम उनसे नहीं हुआ। तो दूसरा जो सियासी क़यादत इमरान खान के मुकाबले में लॉन्च की गई है वो इंतहाई नालायक है,
وہ اس لیول کی نالائق ہے کہ وہ ایک تقریر کے اندر 4 الگ الگ باتیں کر دیتے ہیں اور خود ہی ایکسپوز ہو جاتے ہیں. وہ اس لیول کے نالائق ہے کہ آج تک کوئی بیانیہ بنا ہی نہیں پایا, اور ڈھنگ کا ایک بیانیہ جو کوئی بنایا تھا نواز شریف نے, ووٹ کو عزت دو, وہ بیانیہ انہوں نے بوٹ کو عزت دو تے بیچ دیا, فارغ کر دیا. ANP کا جو بیانیہ تھا وہ ایمل ولی خان صاحب نے اشارہ دستور پہ رکھ کے بیچ دیا. تو یہ سارے ایک ایک کر کے فارغ ہو گئے ہیں. اور عمران خان صاحب کے مخالفین کی حالت یہ ہے کہ اگر یہ دوڑ کے اندر اکیلے بھی بھاگے نا تو پھر بھی یہ آخری نمبر پہ آئیں گے یا فنیشنگ لائن کو کراس ہی نہیں کر سکیں گے. ان کے بیچاروں کے یہ حالات ہیں. اب آ جائیں مائنز والے معاملے پہ. خیبر پختونخوا کے اندر یہ ہوا یہ تھا کہ SIFC کے زیر اہتمام ایک بل بنایا گیا تھا اور 4 صوبوں کو یہ کہا گیا کہ آپ کی اسمبلیاں اس بل کو اپنی اپنی اسمبلیوں سے پاس کروائیں, کیونکہ یہ بل پاس ہونے کے بعد وفاقی حکومت کے پاس بہت ساری معدنیات کے اختیارات آ جانے تھے اور وفاقی حکومت ان معدنیات کو استعمال کر سکتی ہے. اب اس میں ایک لفظ ہے اسٹریٹجک معدنیات, یعنی جو دفاعی نقطہ نظر سے, اسٹریٹجک نقطہ نظر سے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. جیسے کہ آئل اینڈ گیس ہے, وہ تو پہلے ہی فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہے. جیسا کہ یورینیم ہے جس سے ایٹم بم بنتا ہے, وہ پہلے ہی فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہے. اب پیچھے کیا رہ جاتا ہے کہ کوئلہ جو ہے اس کو بھی اسٹریٹجک معدنیات میں کنورٹ کیا جائے گا. کیا لیتھیم کو بھی جو ہے, لیتھیم سے یہ بیٹریاں بنتی ہے, فیوچر فیول ہے یہ بھی, یہ جو بیٹریاں بنتی ہیں لیتھیم سے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ دھات یہ بلوچستان میں ہے, افغانستان میں بہت زیادہ ہے, خیبر پختونخوا میں بھی ہے. تو کیا اس کو بھی ایک اسٹریٹجک دھات میں کہا جائے گا کہ یہ بھی ایک معدنیات ایسی ہے؟ تو کچھ 10 کے قریب معدنیات کی بات چیت ہو رہی ہے. میں اس کی ڈیٹیلز اکٹھی کروں گا. میری خیبر پختونخوا کی حکومت کے لوگوں سے بات ہوئی, وزراء سے, میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا جی یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی یہ بل بلوچستان نے پاس کر دیا, باقی صوبوں نے بھی کر دیا, ہمارے پاس جب آیا تو ہم اس کو لے کر بیٹھ گئے. کیبنٹ کے اندر سے جب یہ بل گیا اسمبلی میں تو ہم نے وہاں کہا اسپیکر کو جی ہمیں ٹائم دیں اس کے اوپر. سہیل افریدی کے بقول وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اس میں ہمارے صوبے کے عوام کا حق چھیننے کی کوشش کی گئی تو ہم اس بل کو پاس نہیں ہونے دیں گے صوبائی اسمبلی سے. اب یہ ڈیمانڈ ہے SIFC کی. یہ کیوں ہے دیکھیں, اس کو سمجھیں آپ. معدنیات وفاقی حکومت کے پاس جائیں گی, وہاں سے SIFC کے ساتھ جائیں گی, یہ بھی کسی ریٹائر فوجی یا کسی حاضر ڈیوٹی فوجی کے کنٹرول میں آ جائیں گی. پھر وہاں سے وہ دنیا بھر کی جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں ان کے ساتھ سودا کر سکتے ہیں, ملکوں کے ساتھ سودا کر سکتے ہیں کہ جناب یہاں پہ یہ معدنیات موجود ہیں, ان کو نکالا جائے اور اس سے پاکستان پیسے کمائے, یا جو لوگ اس کے ساتھ جڑے وہ بھی پیسے کمائیں. تو یہ کام وہ صوبائی حکومت کیوں نہ کرے؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے, صوبائی حکومت کو یہ کام خود کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ ان کو یہ الاؤ ہونا چاہیے اور ان کو کام کرنا چاہیے. معدنیات اگر ویسے ہی پڑی ہیں تو ان کا استعمال ہونا چاہیے اور اس کی جو وزارت ہے اسے آگے بڑھ کے کام کرنا چاہیے.